स्थापना दिवस पर पूरी टीम, हेड ऑफिस की टीम की तरफ से, मेरे ओर से व्यक्तिगत रूप से, और पूरा जो यहाँ का टीम है हमारे साथ बैठा हुआ है, जो अभी आपको शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 95% अटेंडेंस है हमारे यहाँ आज। तो प्रधान कार्यालय की तरफ से सभी शाखा के लोगों को और आरओस तो कनेक्टेड ही हैं, आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और अभिनंदन। आज सरूल है तो सरूल की भी मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और अभिनंदन। आज पहला वित्तीय वर्ष का पहला कार्य दिवस तो नहीं है, लेकिन पहला दिन है, चूंकि सरूल हो गया, अन्यथा कार्य दिवस होता। तो वित्तीय वर्ष के शुभारंभ पर भी आप लोगों को बहुत शुभकामना, इस विश्वास के साथ कि ये जो नया वर्ष है, नया वित्तीय वर्ष है, वो हमारा सफलताओं से भरा होगा, सफलताओं से परिपूर्ण होगा, उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। आप अगर बिजनेस की बात करें तो चूंकि अभी पूरा फाइनल डाटा आना अभी भी शेष है, लेकिन हमारे पास जो मोटे तौर पर हमारे पास आया हुआ है, पिछले साल की तुलना में डिपॉजिट जो हमने अचीव किया था, अगर YTD जो अचीवमेंट था उसके आसपास हम इस बार भी पहुंचे हैं। डिपॉजिट में जो अनुमानित वृद्धि है वो 10 से थोड़ा सा कम 9.87% है, और अभी 1000 करोड़ से ज़्यादा है, 1000 करोड़ से ज़्यादा 1034 करोड़ की वृद्धि भी है। और इसमें आपको ये समझना होगा कि चूंकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का हमें लाभ मिला है, आप जानते हैं कि मैया योजना का भी हमें लाभ मिला, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का हमको फायदा भी उठाना है, ताकि आज जिनको मैया योजना में हर महीने भुगतान हो रहा है, वो आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप अंडरटेक कर पाए, वो कोई उद्यमशीलता को प्रारंभ कर पाए, शुरू कर पाए। इसके लिए आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप जो आपका जो सोशल एंगल है, आपको जो सोसाइटी को वापस करने का, सोसाइटी को पे बैक करने का, सोसाइटी के हितों की रक्षा करने का जो आपका उद्देश्य है, वो तभी पूरा होगा। क्योंकि सरकार तो उनको देती है, केवल रोटी देने से नहीं होगा, रोटी कमाने से खाना होगा। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जब ये जारी किया गया था, तो हमारे यहाँ से आपके महाप्रबंधक और GM साहब दोनों गए थे, और वहाँ पर सचिव स्तर पर बात की गई और हमने उन्हें सलाह दिया था। तो ये जब सलाह हम देते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो आपको खुद उसको लागू करना है अपने से। तो इस अवसर का आपको फायदा उठाना है। जो मैया योजना के लाभुक हैं उनको आप एंटरप्रेन्योरशिप अगर उनमें है तो आइडेंटिफाई कीजिए और आप उनको दीजिए। इस बार जो बचत खाता खोले गए उसमें 70% योगदान PMJDY का है। इससे पता चलता है कि हम जो उद्देश्य है हमारा, सबसे स्मॉल टिकट साइज के लोगों को, और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज से 1 दशक से अधिक समय हो गया जो प्रारंभ किए थे फिनेंशियल इंक्लूजन, और इसके बाद आगे बढ़कर के फिनेंशियल लिटरेसी का काम, उसमें हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमारी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। दिशा तो सही है, लेकिन गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। 70% है, लेकिन इसमें समय के बीतने के साथ साथ इनऑपरेटिव अकाउंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई 4 लाख अकाउंट और 100 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट हमारा डेथ में ट्रांसफर हो गया था, और हमने आपसे निवेदन किया था कि आप लोगों से संपर्क करके वो डिपॉजिट को वापस लाइए, क्योंकि एक नया ग्राहक को जोड़ने की तुलना में ग्राहक को रिटेन करना, ग्राहक को बनाए रखना ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका रिजल्ट भी बेहतर होता है। तो मेरा विश्वास है कि आप इसको नोट करेंगे और आप इस पर काम भी करेंगे इस वित्तीय वर्ष में। पिछले वित्तीय वर्ष में भी मैंने आपसे निवेदन किया था, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आया। इसका मतलब आपका फोकस नहीं था उतना। CD रेशियो हम लोग 60 के आसपास पहुंच गए, 59%, लेकिन आप डिपॉजिट का जितना आपका लक्ष्य था, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद कि सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिला, डिपॉजिट पूरा नहीं हुआ। फिर भी अगर हम 59.66% अगर हम लोग इतना CD रेशियो पर हैं, तो पूरे राज्य स्तर पर ये बेहतर प्रदर्शन है, क्योंकि बाकी बैंकों का प्रदर्शन, जो हमारे स्तर के बैंक हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिनटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन बाकी जो बैंक हैं उनकी तुलना में हम एक अच्छी स्थिति में हैं और इसको बनाए रखने में आपकी भूमिका होगी। और इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप डिपॉजिट के साथ साथ जो ड्यूएबल एडवांसेस है तुरंत अपॉर्चुनिटी तलाशिए, जिनका डिपॉजिट आ रहा है तुरंत अपॉर्चुनिटी तलाशिए और क्रेडिट उनको आप मुहैया कराइए। आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारा प्रदर्शन हमेशा उम्दा रहा है। पीएमजीपी में आपको 22-23 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था और इस बार भी पीएमजीपी में आपका लक्ष्य जो है वो 300% हो गया है। तो इसके लिए आप सभी को इस साधुवाद के पात्र हैं। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टैंड अप इंडिया में यद्यपि आपका लक्ष्य 176% है, लेकिन हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स जिसमें ST/SC समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, उनसे निवेदन भी किया था कि आप ST/SC कैंडिडेट को लाइए ताकि हम उनको अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट देकर के स्टैंड अप इंडिया के तहत उनको हम उद्यमशीलता पहचान करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें और स्टैंड अप इंडिया का जो हमारा लक्ष्य अलग से दिया गया था ST/SC कैंडिडेट को उसको अचीव कर पाए। लेकिन इसका मुझे अफसोस है कि आप लोगों की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। अन्यथा स्टैंड अप इंडिया 176% होने के बावजूद हम ST/SC में पीछे नहीं रह जाते। अभी ST/SC का जो लक्ष्य था वो हम नहीं हासिल कर पाए। स्टैंड अप इंडिया का ओवरऑल प्रदर्शन हमारा संतोषजनक है, लेकिन ST/SC वर्ग के लिए जो अपेक्षा की गई थी हमसे, जो हमें पूरा विश्वास था, हमारे GM ने भी बहुत निरंतर फॉलोअप किया, लेकिन आपने वैसा प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं इस बार निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी को मिल करके ST/SC के लिए भी प्रयास करें ताकि स्टैंड अप इंडिया के तहत उनके भी जीवन में बेहतरी आ सके। इसके अलावा जहां DFS का जो फोकस रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हमेशा अपने राडार पर रखती है। आपका जो स्पॉन्सर बैंक है उससे हमेशा इस बारे में परफॉर्मेंस पर चर्चा की जाती है। उसमें हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हैंडलूम, PMFME के लिए तो आपको बधाई, क्योंकि 24 में से 22 जिलों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। 22 जिलों में हमें बेहतर और मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो वो सभी ROs, सभी रीजनल मैनेजर्स, उनकी टीम, जो डिप्टी RMs हैं, शाखा प्रबंधकगण, सभी को बधाई, क्योंकि आपने 24 में से 22 जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप सबों को बधाई। देखिए, आपका रोल, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप व्यापारी हो, क्योंकि आपका रोल प्रॉफिट कमाना भी है, ठीक है। और तो आप ऐसे व्यापारी जिसको प्रॉफिट तो कमाना है और उसके साथ साथ उसको कैटालिस्ट की भी भूमिका अदा करनी है। इसलिए मैं बार बार आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूं कि सही आदमी की पहचान करके, ताकि आपकी आमदनी के साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो। और आपका तीसरा रोल जो है सेवियर टू सोसाइटी, और सोसाइटी को वापस करने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो अभी तक जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका प्रदर्शन है उससे दिखता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस खास वर्ग के लिए DFS हमें बार बार कह रहा है कि आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, वहां आपका थोड़ा सा प्रयास हमें सर्वश्रेष्ठ कर देगा। आने वाले समय में गुरुजी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अभी पिछले वर्ष ही हम लोग MOU किए और बहुत बड़ा फिगर तो नहीं दिखेगा एजुकेशन लोन का, लेकिन कोई 170 अकाउंट, 170 लाभुक, 170 लोगों को हमने स्वीकृति दी है। चूंकि अमाउंट बहुत छोटा होता है, पहली बार डिस्बर्समेंट पूरा नहीं होता है, इसलिए एजुकेशन लोन का पोर्टफोलियो आपको बड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये क्रम जारी रहा तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो है, इसमें हम केवल नंबर में ही नहीं, वॉल्यूम में भी सबसे बड़ा फिगर हासिल करेंगे। और झारखंड के जो लोग सही में पढ़ने के लिए, आपको याद होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40+ हैं, उनको याद होगा कि उनके विद्यार्थी जीवन में, जैसे मेरा भी मान लीजिए, अगर तो हमारे समय में एजुकेशन लोन की स्थिति ऐसी नहीं थी। और आप अगर सरकार दे रही है और आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप इसका पूरा सदुपयोग करके लोगों तक ये पहुंचाइए, क्योंकि इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए और कुछ नहीं होगा। क्योंकि शिक्षित वर्ग, ये हमेशा उसको
2500 रुपया या 2000 रुपया लेकर के जीवन यापन करने का आप सपना नहीं दिखा सकते हैं। उसको स्वावलंबी होने के लिए उसको शिक्षित होना होगा, तकनीकी तौर पर तो खास करके। इसलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड में आप लोगों का विशेष ध्यान मैं चाहूंगा। इसलिए प्रत्येक शाखा प्रबंधक एक लक्ष्य रहे कि हमारी जितनी भी शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा स्केल 1 कम से कम 1, स्केल 2 और स्केल 3 कम से कम 3, बल्कि इसको नोट भी कर लें प्रत्येक आरएम कि जितना स्केल उतना नंबर ऑफ प्रपोजल्स सैंक्शन होना चाहिए। आपके द्वारा आइडेंटिफाई करना है, उसको स्पॉन्सर करना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड के अंदर। और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 1000 गुरुजी क्रेडिट कार्ड इस वित्तीय वर्ष 25-26 में हम स्वीकृत करने की स्थिति में रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा के मामले में, SSS के मामले में आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। और एपीवाई में आप अखिल भारतीय स्तर पर पुनः, अभी डाटा आना बाकी है, लेकिन हम लोगों के पास जो डाटा मिला है उसमें हम देख रहे हैं कि आप पुनः इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नंबर 1 है। आपको बता दें, मैंने चर्चा भी की थी पीर रिव्यू आरएम्स के साथ कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ने मुझे चुनौती दी थी। मैंने उनके उत्साहवर्धन भी किया था कि आप एक अच्छा विचार रखते हैं। उन्होंने कहा था कि जेआरसी बैंक को मैं इस बार प्रथम नहीं आने दूंगा, तो मैंने हालांकि उनको उत्साहित किया था, लेकिन ये चुनौती हमारे पूरे टीम के लिए थी। हमारे जीएम सबको पता है, मैंने इस बात को आरएम से भी साझा किया था। और आप सबों को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। 1,63,000 से अधिक एपीवाई इस वर्ष में हुआ है। पीएमजेजेपीवाई में 2,38,000 और एसपीवाई में 331 हुआ है। आप ये बात को जानिए कि इससे हमें बहुत कमाई नहीं होती है, बहुत लाभ नहीं होता है। एसपीवाई में 1 रुपया, जेजेपीवाई में 30 रुपया और इसमें एपीवाई में कोई 80 रुपया के आसपास है। लेकिन चूंकि समाज के आखिरी व्यक्ति तक ये सामाजिक सुरक्षा हमें पहुंचाना है, उनके हितों की रक्षा करनी है, फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी हमको ये करना है। और इसी के लिए हमने पिछले वर्ष ही जो सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों का जो शेयर है, जो हम देते थे उनको कमीशन, उसमें हमने इजाफा किया था। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए सबको लिए 2 लाख रुपया का बीमित राशि पूरा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सब्सिडियरी है एसबीआई जनरल, एसबीआई लाइफ, ये दोनों जो है ये भी आपको विभिन्न तरह की योजनाएं प्रोवाइड करता है और आप उसके माध्यम से भी उन लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको बता दें कि जब भी आपको इस तरह का प्रोडक्ट उनको ऑफर करते हैं तो आप उनके कैपेसिटी और उनकी जरूरत, उनके नीड्स और कैपेसिटी दोनों का असेसमेंट करेंगे और पूरी स्पष्टता के साथ, जिसमें कोई बात ऐसा नहीं रहे कि कोई कंसीलमेंट हुआ है, तभी आपको ऑफर करेंगे। और आपको बता दें कि इस बार आप पूरी टीम ने जो एसबीआई लाइफ का काम किया है, उससे जो कमीशन की प्राप्ति हुई है वो 8 करोड़ रुपए की हुई है। आपके बैंक के लिए ये राशि एक बड़ी राशि है। और इसी तरह से जनरल से 3 करोड़ रुपए की और म्यूचुअल फंड से कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हुई है। और इस तरीके से 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपको इस सीबीई से मिला है, जो अपने आप में अभी तक हिस्टोरिकल हाईएस्ट है। का साधुवाद, वो हमेशा हमें मदद करते हैं, लेकिन उस मदद के बावजूद अगर आप उसको उपयोगी बनाएं, वो केवल इसमें आप लोगों से निवेदन है कि इसको आरएम और डिप्टी आरएम विशेष रूप से मॉनिटर करें। उसमें देखें कि प्रत्येक शिविर से क्या छन कर आता है, क्या एडिशन होता है, क्या कोई नया ग्राहक जुड़ता है, क्या उसे कोई नया ऋणी आता है, क्या उसे कोई डिफॉल्टर अपने को अपग्रेड करता है केसीसी में। इस तरह का आप लोग अगर रखेंगे तो इसका सही लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जितना आप खर्च कर रहे हैं, जितना कैंप आप कर रहे हैं, नाबार्ड जितना सहयोग कर रहा है, उसको धरातल पर लाना है। और इसके लिए आपका प्रयास, आपके द्वारा मॉनिटरिंग बहुत ही आवश्यक है। पीसीआर आपका जो मेंटेन है वो 80% से ज्यादा है। ये आपके अभी तक के ये में सर्वाधिक है और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में 1 साल या 2 साल में ये 100% हो जाए, ताकि आपका नेट एनपीए शून्य हो, नेट एनपीए आपका नील हो। और ये तभी संभव है जब आपके स्तर पर प्रयास होगा। जब भी आप कोई
प्रोविजन के अगेंस्ट में जो 100% प्रोविजन है उसका अगर आप उसको राइट ऑफ करते हैं तो उसके साथ साथ आपको शाखा स्तर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको कंप्रोमाइज कम से कम इतना कर लें और इतने राशि प्राप्त कर लें जो प्रोविजन की गई राशि से कम कुछ अधिक हो। 100% प्रोविजन है लेकिन 80% में अगर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए 100 करोड़ का एनपीए है और आपका प्रोविजन 70 करोड़ है और 70 करोड़ आप राइट ऑफ कर देते हैं 100% प्रोविजन के अगेंस्ट में, तो 30 करोड़ जो बचेगा वो तो जीरो हो जाएगा, उस पर तो पीसीआर कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आपके स्तर पर ये प्रयास हमेशा होना चाहिए कि जो भी कंप्रोमाइज करें उसमें 100% प्रोविजन से कुछ ज्यादा जितना है, फर्ज कीजिए कि 1 लाख आप राइट ऑफ किए, तो जब आप उसको, उसकी देनदारी तो बहुत होगी 3 लाख या 2.5 लाख इस तरह से होगी इंटरेस्ट लेकर के, लेकिन जब भी आप उसको कंप्रोमाइज करें तो 1,20,000, 25,000, 30,000 इस तरह से करेंगे तो आपका ये कवर पूरा हो जाएगा। आपके द्वारा जो तकनीक के क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, जो मैं आपके बैंक में योगदान देने के दिन ही जिसको मैं अपने प्रायोरिटी में रखा था, वो है सिम बाइंडिंग। तो सिम बाइंडिंग होने के बाद आप बहुत दावे के साथ अपना सीना ठोक करके इस प्रोडक्ट को, मोबाइल बैंकिंग को आप प्रसारित और ऑफर कर सकते हैं। आपके मोबाइल बैंकिंग के द्वारा एफडी और आरडी खोलने की भी सुविधा हो गई है। सेट स्टॉप या फिर स्टॉप को हटाने के लिए, स्टॉप लगाना और स्टॉप हटाने, इसकी भी सुविधा हो गई है। एटीएम को हॉटलिस्ट करने की सुविधा हो गई है। ग्रीन पिन जनरेशन की सुविधा हो गई है। इसके अलावा आपको अपने आईटी टीम, राजा है और हमारे जीएम हैं रुपेश कुमार, और इसको आईटी टीम को अपना इन हाउस जिसको कहते हैं, ऐसा जो साइट को डेवलप करने का जो इन लोगों ने शुरुआत किया है, उसमें सी व्यू, लिंक बॉक्स, सीवी, पोर्टल क्लेम, ऐसी सुविधा आपके प्रोडक्टिविटी को या आपको एक इनेबलर के रूप में ये टूल्स दिया गया है। मैं समझता हूँ कि सभी को पता होगा। जी सर। आप लोग ऐसे हैं कोई जिनको अगर जानकारी नहीं है, तो जो चर्चा हो रही है, कृपया, अगर कोई शाखा नहीं जानता है या कोई आरओ भी नहीं जानता है, तो आप कृपया हमारे आईटी टीम से बात करके जानकारी इकट्ठा करके इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि शाखा के माध्यम से इसका जो बेहतर लाभ हो सकता है और सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है, ये संभव हो पाए। आपके इतने तमाम उपलब्धियों के बावजूद जो मैं हमेशा बताता हूं कि बैंकिंग में बिजनेस, ऑपरेशन और कंप्लायंस, ये 3 पिलर है, लेकिन ग्रामीण बैंक में, हमारे बैंक में सबसे पहले BOC को, सी को पहले जगह में रखना है, मतलब कंप्लायंस को पहली जगह में रखना है। अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो जितनी भी उपलब्धियां हैं सभी नलीफाई हो जाएंगी, सारा निरंक हो जाएगा, सारा शून्य हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए बिजनेस करने के पहले आपको कंप्लायंस देखना है, और इसलिए फर्स्ट टाइम राइट की संस्कृति के लिए जो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, मैं चाहूंगा कि आरओ लेवल से शाखा को जब भी आप एड्रेस करें या जब भी रिव्यू करें तो इस बात को बार बार दोहराएं, कंप्लायंस के लिए अलग से समय रखें, और फर्स्ट टाइम राइट जो जहां पर गलतियां कम हो रही है वैसे शाखा प्रबंधकों को आप सम्मानित करें। इससे मोटिवेट होगा, फर्स्ट टाइम राइट करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ेगी। इसके अलावे जो हमने पिछले 1 जनवरी को जो हमने रिजोल्यूशन लिया था स्कैनिंग का, नॉमिनेशन का, ये दोनों स्कैनिंग करने के लिए और नॉमिनेशन करने के लिए मैं आप लोगों से ये भी कहा था कि आप आउटसोर्सिंग के लिए अपने लोगों को, बाहर के लोगों को रख सकते हैं जहां पर सीसीटीवी हो, ताकि उसके एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। इससे आपका काम बेहतर हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ग्राहकों को जोड़ेंगे, इनऑपरेटिव अकाउंट्स को बुलाएंगे और उनको अगर आप चेक नहीं देंगे तो क्या आपको लगता है कि वो कहीं दूसरे जगह बैंकिंग नहीं करेगा? उनका सारा का सारा काम हो रहा है, लेकिन वो जानता है कि आप उसको नहीं पूछ रहे हैं, आप उसका रिजोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये मानकर चलता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप सरकारी हैं इसलिए वो आपका खाता नहीं बंद करता है, लेकिन
आपको उसके व्यापार का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए जरूरी है कि ये तीनों चीज, जो सिग्नेचर है, जो नॉमिनेशन है और जो नन केवाईसी का केवाईसी अपडेशन है, इन तीनों को आप बिल्कुल प्राथमिकता दे करके करें, तभी ये हो सकता है। इतने सारी उपलब्धियों के पीछे, इतना जो परफॉर्मेंस की मैं चर्चा कर रहा हूं या जो अपेक्षा कर रहा हूं, इन सब के पीछे जो प्रयास होता है आपके कर्मचारियों की, अधिकारियों की, या कह लें कि ये टीम जेआरजी बैंक की है। और इस ओर आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करते हुए ये बताना चाहता हूं बड़े हर्ष के साथ कि जब भी आपका कोई भुगतान का बात आया है, जैसे बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात आई है, तो जेआरजी बैंक हमेशा यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कोशिश किया है आप लोगों की तरफ से। इवन हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनका भी अगर कोई बैंक को अगर उनको कोई भुगतान करना है, उनका भी कोई एरियर है, तो हमने कोशिश की है कि तुरंत दें। तो ये बहुत अच्छा ये है। और जो बाइपार्टाइट में एनपीएस में 14% का अंशदान था, वो इस बार के ये में हम लोगों ने इफेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों को बहुत बधाई इसके लिए। इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। पूरी टीम यहाँ भी सबको बधाई कि 14% ये आपका, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया। पहले ये जो 40% था वो 47% हो गया, लेकिन चूंकि इसमें हमारे अपने लोगों का, हमारे अधिकारियों का, हमारे कर्मचारियों का, टीम के लोगों का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए ये करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। लेकिन साथ में मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में ये ऑपरेशन कॉस्ट कैसे कम हो, इसके लिए आपका पूरा का पूरा सहयोग हमको मिलना चाहिए। जिन 3 बातों को मैंने कहा कि आप अगर ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ जो फुटफॉल है स्मॉल टिकट साइज को, उसको माइग्रेट कर देना है इस पर, ग्राहक सेवा केंद्र पर, ताकि आपके पास क्वालिटी टाइम रहे थोड़ा बड़ा टिकट साइज के कस्टमर को हैंडल करने के लिए। दूसरा बताया कि डिजिटल में जो आपने तरक्की की है, जो आपने बेहतरी की है, उसमें लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप माइग्रेट कीजिए, ताकि लोग आपके यहाँ नहीं आए। जमशेदपुर दौरा के दौरान आरएन की उपस्थिति में मैं एक ब्रांच गया था, एसएमई आदित्यपुर, वहाँ एक व्यक्ति कारणों का स्टेटमेंट मांगने आया था और मैंने उसको तुरंत 10 मिनट 15 मिनट समय दिया, उसको मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कराया और फिर उन्होंने जो जनरेट किया, फिर ही वाज वेरी थैंकफुल, बोला कि नहीं सर ये तो बहुत अच्छा है। तो ये आपको करके दिखाया हुआ है। हमारे लिए संभव नहीं कि 450 ब्रांच में हम जा करके ये दिखाएं, लेकिन ये आरएन के लिए संभव है। जब आप विजिट में जाते हैं तो ग्राहकों से जरूर इंटरेक्ट कीजिए और देखिए कि कोई ऐसा काम के लिए तो नहीं आया है जो वो खुद मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकता है। और जहां इस तरह का फुटफॉल ज्यादा है, वहां विशेष फोकस की आवश्यकता है। फिर ग्राहक सेवा केंद्र में भी जो लोग ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप सम्मानित कीजिए, इन दोनों तरह के। और तीसरा जो मैंने कहा था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करके देखिए जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप है उसको आप फिनांस कीजिए, तभी ये संभव हो पाएगा कि आपका ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगा। पिछले वर्ष आप लोगों को 5 दिनों का, 5 कार्य दिवस का पीएलआई मिला था और इस वर्ष हमें उम्मीद है कि पहले से हम बेहतर दे पाएंगे। तो इस पूरे मेरे उद्बोधन के बाद मैं आपको 4-5 बातें चुका हूं, लेकिन दोहराता हूं। फास्ट बैंकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग, नए ग्राहकों को जोड़ना, नई शाखाओं को खोलना, हमने लक्ष्य भी लिया था, प्रत्येक आरओज को बताया हुआ है। प्रत्येक रीजनल मैनेजर डे 1 से, आज की तारीख से आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ नया ब्रांच खुलेगा, नए ग्राहक जुड़ेंगे, बिना ग्राहकों को जोड़े, बिना बिजनेस को बढ़ाए आपका बैंक बड़ा नहीं हो सकता, आपकी बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ सकती है, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है जो संपर्क बैंकिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि जो इनऑपरेटिव 4 लाख अकाउंट थे या जो होने वाले हैं, जो अभी डोरमेंट है, इनऑपरेटिव नहीं है, उनको आप जो 4 लाइन में फोन बताता हूं कि कैसे फोन करना है, फोन पर करें या व्यक्तिगत रूप से मिलकर के करें या पत्राचार के द्वारा करें, या आपका कोई ऐसा लिंक का व्यक्ति है जो आपके यहाँ स्टाफ है। इसलिए शाखा प्रबंधकों को वहाँ रहना बहुत जरूरी है।
उनको चौक चौराहे में सबको पहचानना चाहिए कि ये ब्रांच मैनेजर बाबू है, ताकि वो अपने संदेश से लोगों को बुला सके। उनका वहाँ के पंचायत के लोगों से संपर्क होना चाहिए, पुराने मुखिया से, जो हारा हुआ मुखिया, उससे संपर्क होना चाहिए। उस गांव के, उस एरिया के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ उनका संपर्क होना चाहिए। तभी जाकर के आप जो कैंप कर रहे हैं FLC, वो सबसे सशक्त माध्यम है पुराने लोगों को, इनोवेटिव लोगों को एक्टिवेट करने का। तो ये आपको करना पड़ेगा संपर्क बैंकिंग के द्वारा। इसके बाद है माइग्रेशन ऑफ स्मॉल टिकट टू CBS, जो मैं बोल चुका हूं आप लोगों को। और आखिरी बात जो है सो जोखिम प्रबंधन, साइबर सिक्योरिटी और मॉरल मतलब आप ऐसा कुछ न करें, जो मैं बार बार बोलता हूं, जो आपको अपने लिए सही नहीं लगता है। आपका जो पेरेंट बैंक है, उनके वैल्यू सिस्टम में, विजन मिशन वैल्यू में एक वर्ड आता है एथिक्स। इनफैक्ट वो जो वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम STEPS है, S फॉर सर्विस विद 3D, दैट इज डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन। देन इज T फॉर ट्रांसपेरेंसी, जो आपका भी लक्ष्य है। देन कम्स एथिक्स। तो एथिक्स कंप्लीट नहीं होता है विदाउट एम्पैथी। मतलब आप खुद को अपने ग्राहक के सोल में रख के देखें, क्या आपको ऐसा व्यवहार अपेक्षित है? आप अपने को अपने जूनियर के शू में रख के देखें, क्या सीनियर का ये व्यवहार अपेक्षित है? आपके लिए आपका जो जूनियर है, आपका जो एसोसिएट है, वो भी आपका इंटरनल कस्टमर है। क्या ये अपेक्षित है आपका व्यवहार? अगर ऐसा आपको लगे, उत्तर मिलता है हाँ, तो आप जरूर आगे कर सकते हैं। तो ये 3 बात, जो जोखिम प्रबंधन है, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, और जो एथिक्स की बात है, एथिक्स विद एम्पैथी, इसको आप जरूर लागू करेंगे और इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबों को जो बातें बोला हूँ उसको चाहूँगा कि आप आत्मसात करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। ये सब अगर आप करेंगे तो मैं निवेदन करता हूँ कि ऑनरशिप की कमी जो दिखती है, तो एक्सट्रीम ऑनरशिप जो होना चाहिए वो ऑनरशिप आएगा। इसलिए ऑनरशिप का बढ़ाने का जो आपका लक्ष्य है, वो तभी आप प्राप्त करेंगे जब ऊपर कही गई सभी बातों को, इसके पहले कही गई सभी बातों को आप आत्मसात करेंगे और धरातल पर लाएंगे। कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं लेंगे अपने लिए। जो भी होगा आपके लिए लक्ष्य, वो दूरगामी होगा उसका परिणाम। केवल एक दिन के लिए हम कर लिए, एक सप्ताह के लिए कर लिए, एक महीना के लिए कर लिए, ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। और जो तीसरा बात जो है कि इस मास को कैसे हम सर्विस देंगे, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, सोसाइटी को वापस करने के लिए। सोसाइटी से ही हम हैं, सोसाइटी के हम कर्जदार हैं, सोसाइटी के कारण ये बैंक है। तो सोसाइटी को वापस देने का जो बेचैनी आप में दिखना चाहिए, आपके लोगों में दिखना चाहिए, तभी आपका ये सक्सेस हो पाएगा। और ऐसे लोग जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो बाहर से आपके बैंक पर पॉलिटिकल प्रेशर दिलवाते हैं, बारी आपको कई बार मेरे RMs लोग ऐसा सुन चुके हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को आप बोलें कि इस तरह का काम नहीं करें। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जो बैंक की प्रतिष्ठा को बाहर में उछालते हैं, जो बैंक के हितों की रक्षा नहीं करते हैं, जो बैंक में आकर फ्रॉड कर रहे हैं, इनका बहिष्कार कीजिए। देखिए, अगर ऐसा आप करेंगे तो वो लोग कम से कम अलर्ट तो जरूर होगा। कहीं ना कहीं हम उनको अगर सपोर्ट दे देते हैं, ये कह करके कि नहीं भाई, उसको एक मौका मिलना चाहिए, तब आपका बैंक बहुत ऊंचे ये की ओर, पद की ओर कभी नहीं जा पाएगा। इसलिए ऐसे ये को जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक आप दूसरे के दबाव में आते रहेंगे, तब तक आप एक उच्च कोटि के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कभी भी शुमार नहीं हो पाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा करेंगे। और इसके बाद मेरा आखिरी निवेदन है कि आपको जिन बुराइयों से, जो मैं आज़ादी की बात करता हूँ, आप म्यूट ही रखें, लेकिन आप दोहराएं अपने टीम के साथ। आपको चाहिए आज़ादी। किससे आज़ादी? इनर्शिया से आज़ादी। हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी इरेगुलरिटी से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी नॉन कंप्लायंस से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी नेगेटिविटी से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी फ्रॉड से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी मेंटल ब्लॉकेज से आज़ादी, और अंत में हमें चाहिए आज़ादी नॉन परफॉर्मेंस से आज़ादी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक बार पुनः आपके बैंक के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूँ और नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ
पर बहुत शुभकामना देता हूँ, सरून की भी बधाई देता हूँ। सकारात्मकता का संदेश जो मैं बैंक में योगदान करने के बाद शुरू किया था, इसको हम लोग दोहराएंगे और दोहराने के बाद फिर आज का औपचारिक उद्बोधन और सभा समाप्त होगी। प्यारे संस्थान जेआरजी बैंक की सेवा करने पर गर्व है। जो मुझे झारखंड प्रदेश के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों की सेवा करने की विशिष्ट क्षमता प्रदान करता है। मैं शपथ लेता हूँ ग्राहकों, सहकर्मियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय बैंकिंग के क्षेत्र के श्रेष्ठतम आचरण को ध्यान में रखूंगा। ग्राहकों, सहकर्मियों, सेवा प्रदाता या किसी अन्य से व्यवहार करते समय हमेशा पेशेवर तरीके से आचरण करूंगा। बैंक के विजन की प्राप्ति एवं उच्च मूल्यों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहूंगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों, साथियों और अधीनस्थ के साथ कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा। हमेशा सकारात्मक बने रहकर अपने संगठन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पूरे मनोयोग से योगदान दूंगा। लॉन्ग लिव जेआरजी।